उस पूरे खार्किव पर कब्जा करके यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। अब लगभग तय है कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यूक्रेन में वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। एक किलोमीटर में लाशें ही लाशें, खार्किव में खूनी खंड। За победу! Ура! टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना लिया है। ना तो अमेरिका के तोप, टैंक, मिसाइलें और रॉकेट रूसी सेना को रोक पा रहे हैं और ना ही 32 देशों से बना नेटो रूसी फौज का मुकाबला कर पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने एक तरह से यूक्रेनी सेना को रौंद कर रख दिया है। सबसे ताजा और भीषण हमले में यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बेहद प्रचंड हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी सेना की तरफ से हुए हमले में खार्किव के 1 किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना की लाशें बिछ गई हैं। जरा देखिए रूसी सेना ने खार्किव में क्या किया है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 10 मई 2024 को रूसी सेना ने खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक रूसी सेना पिछले एक हफ्ते से खार्किव पर बड़े हमले कर रही थी। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। खबर यह भी है कि रूस का हमला होने के बाद खार्किव से हजारों लोग सुरक्षित जगह पर भागने को मजबूर हो गए हैं। खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है जिसके मुताबिक वो आगे बढ़ रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि खार्किव को बचाने के चक्कर में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। इसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कर दी है। Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. यूक्रेन के खार्किव पर रूस का 1 किलोमीटर पर कब्जा साबित करता है कि पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। हमला ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की कमी है। यूक्रेन ने अपने सभी रिजर्व सैनिकों को खार्किव भेजना शुरू कर दिया है। अगर हम रूसी हमले की बात करें तो साफ हो जाता है कि रूस ने हमला करने में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। 2022 में खार्किव में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्किव पर जीत हासिल करे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस अपने हाईटेक टैंक, एयर मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 मई की सुबह से हवाई हमले तेज हो गए हैं। रूस अभी तक 1 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है जिसके अनुसार सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि खार्किव में उनकी सेना रूसी सेना को बड़ी टक्कर दे रही है और स्पेशल ब्रिगेड और हाईटेक मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। यूक्रेन का काल बना पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन। रूस के हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3.92 लाख सैनिकों को मार दिया है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है।
यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को कंट्रोल कर चुका है। यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। यूक्रेन और नाटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया है। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी कास्टोड्रार क्षेत्र में अनापा शहर के पास 2 तेल डिपो पर भी हमला किया है, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करें। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। ऐसे हालातों की वजह से ही रूस को अब पोलैंड की तरफ से नाटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नाटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 अरब की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नाटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब ऐसे हालात में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं है बल्कि अब यूरोप हो चुका है। इजरायल हमास युद्ध से बहुत बड़ी खबर। युद्ध में अब तक इजरायल का साथ दे रहे अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने इजरायल की बम सप्लाई रोक दी है और अब इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे, लेकिन हमास को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू को बाइडेन ने बम देने से मना किया। रफा का बारूदी तांडव देख अमेरिका सहमत। युद्ध में इजरायल की जीत अब नामुमकिन है। अब नेतन्याहू के पास एटम बम का ऑप्शन। इजरायल ने गाजा की तबाही के बाद रफा को बारूदी कब्रिस्तान बना दिया है, लेकिन हमास के लड़ाके झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल फोर्स रफा फ्रंट पर चुन चुन कर हमास के अड्डे तबाह कर रही है, लेकिन हमास फाइटर्स पलटवार में देर नहीं लगा रहे। इस बारूदी टकराव के बीच इजरायल को सबसे करारा झटका लगा है। झटका अमेरिका ने ही दिया है। इजरायल के जिगरी अमेरिका ने युद्ध के बीच सबसे विध्वंसक बम की सप्लाई रोक दी है। अमेरिका के इस फैसले ने नेतन्याहू का दिमाग घुमा दिया है, क्योंकि इजरायल रफा फ्रंट पर जीत के साथ हमास के सफाए के करीब पहुंच चुका है। लेकिन युद्ध में सबसे बड़े सपोर्टर से मिले सेटबैक ने इजरायल को बुरा फंसा दिया है, क्योंकि अमेरिका के जिन बमों के दम पर इजरायल हमास की बर्बादी का प्लान बनाकर आगे बढ़ रहा था, वो मिशन अब अधर में लटक गया है। असल में अमेरिकी हथियार की सप्लाई पर लगे ब्रेक ने इजरायल फोर्स को रफा के ट्रैप में फंसा दिया है।
इसी हफ्ते इजरायल ने रफा में फुल फ्लैश्ड मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिलिट्री ऑपरेशन से पहले 1 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से बाहर जाने की वार्निंग भी दी थी। इजरायल के लोगों को मुआसी में महफूज ठिकाने पर जाने की अपील के बाद ऑपरेशन तेज किया। इजरायल के टैंकों ने रफा में अंधाधुंध बारूदी गोले दागकर भीषण तबाही मचाई थी। इजरायल के हमले में हमास के 22,000 लड़ाकों की मौत की भी जानकारी सामने आई। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि गाजा के रफा इलाके में उसकी 4 बटालियन मौजूद है। ये बटालियंस इजरायली सेना के आदेश पर कई फ्रंट पर हमले को अंजाम दे रही हैं। इजरायल के इस मिलिट्री ऑपरेशन को जंग के आखिरी पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक रफा इलाके को जल्द खाली कराया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक रफा में इस वक्त 14 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो इजरायली ऑपरेशन शुरू होने के बाद गाजा के अलग अलग हिस्सों से भागकर यहां पनाह लेने पहुंचे हैं। हाल ही में इजिप्ट और अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स इजरायल गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने इजरायल को धमकी दी थी कि अगर उसने रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो यूरोप और इजरायल के बीच सिक्योरिटी ट्रीटी रद्द कर दी जाएगी। इजरायल ने सभी धमकियों को नजरअंदाज कर रफा में बारूद बरसाना बंद नहीं किया। खासकर अमेरिका से मिले हथियारों के इस्तेमाल से इजरायल रफा को धुआं कर रहा है, जिसका अमेरिका में घनघोर विरोध शुरू हुआ। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में उपद्रव मचने के बाद बाइडेन ने इजरायल की बम सप्लाई ठप करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के रक्षा काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायल को हमास के खिलाफ दूसरे तरीके आजमाने की हिदायत तक दे डाली है। बम सप्लाई बंद करने के बाद हमास को दूसरे तरीके से हैंडल करने की नसीहत इजरायल को रास नहीं आ रही है, जिससे दोनों देशों के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बाइडेन प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि इजरायल ने अमेरिकी हथियारों का बेजा इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। अमेरिकी संसद में सबूतों वाली रिपोर्ट भी जल्द पेश हो सकती है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल को गाजा में जंग के बीच 155 मिलीमीटर के 52,229 M795 आर्टिलरी शेल्स, होवित्जर तोपों के लिए 30,000 गोले भेजे हैं। इजरायल को $320 मिलियन के डम बम भी दिए गए हैं, जिनमें जीपीएस लगाकर उन्हें सटीक हमला करने में कारगर बनाया जा सकता है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, हेलफायर मिसाइल और कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट भी भेजे हैं। इसके अलावा 250 से 2000 पाउंड के बम भी दिए गए हैं। इजरायल के पास मौजूद यही अमेरिकी हथियार उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि इजरायल ने गाजा और रफा को इन्हीं हथियारों से दहला रखा है। इसलिए अमेरिका इजरायल को दूसरे तरीके से हमास से निपटने की नसीहत दे रहा है। मगर इजरायल ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर रफा पर अजेय बढ़त बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच आई एक जानकारी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी से रफा और गाजा के अस्पतालों में हाहाकार मचा है। अल अक्सा अस्पताल में ईंधन की कमी के चलते मरीजों की जान पर बनाई है, क्योंकि इजरायल ने गाजा की सप्लाई पूरी तरह से रोक रखी है। हालांकि ऐसे आरोपों को इजरायल ने हमास का प्रोपेगेंडा भी बताया है, क्योंकि हमास सहानुभूति हासिल कर युद्ध का रुख मोड़ने के हर हथकंडे आजमा रहा है। जैसे यूएन महासभा में इजरायल पर फिलिस्तीन भारी पड़ा है। अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजरायल समेत 9 देशों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, लेकिन इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूएन के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजरायली राजदूत गिलान एरदान भड़क गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। मतलब ये कि युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के दंगल में इजरायल फंसा हुआ है। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट की हलचल तेज है। मार्च महीने में प्रधानमंत्री
पद की शपथ लेने वाले शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान में बड़ी डील हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस डील में मौलाना डीजल के नाम से कुख्यात फजल उर रहमान ने अहम किरदार निभाया है। पाकिस्तान में पलटीबाजी, पावर में लौट रहे हैं नियाजी। शहबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी दो धारी शमशीर। पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल। इस्लामाबाद का तख्त फिर से डोल रहा है। कठपुतलियों में फेरबदल की तैयारी है। प्रधानमंत्री पद पर नई ताजपोशी की जबरदस्त हलचल है। शहबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हिलोरे मार रहे हैं। ऐलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बड़ी डील डन की है। डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीएम की पदवी मिलेगी, मगर कुछ शर्तों के साथ। जाहिर है ऐसे में मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की शामत आएगी। लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे गया? पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गईं? किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग? क्या बुशरा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया, या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया? हकीकत हैरत अंगेज है, मगर जो खिचड़ी पड़ोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और भुट्टो खानदान का जायका बिगाड़ दिया है। क्योंकि इमरान की जेल से रिहाई और पीएम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कत्लेआम का सीधा सिग्नल है। शहबाज शरीफ की हैसियत सेलेक्टेड पीएम की है, लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह सिलेक्शन रास नहीं आ रहा है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था। जिन फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की हैसियत बताई है, उन्हीं से सुनिए इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचौलिया कौन है। पाकिस्तानी हुकूमत का तुरुप का पत्ता भी खुल गया है। मौलाना फजल उर रहमान जो हैं वो इस वक्त सबसे मेरे ख्याल में एक तुरुप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का। अगर इस वक्त कोई बादशाह है तो फजल उर रहमान है, और वो अगर ना माने इस हुकूमत तो उसको मैनेज ना कर सकी, ये हुकूमत नहीं चल सकती। इस कदर की साफ़गोई शायद ही कहीं दिखती हो, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ हर घड़ी पासा पलटता है। आर्मी चीफ का माथा ठनका भर नहीं कि इस्लामाबाद में सिंहासन डोल जाता है, क्योंकि असल बादशाह सेना प्रमुख ही है, जिनसे इमरान खान की डील लगभग डन हो गई है। इमरान खान का दायां हाथ कहे जाने वाले शहरयार अफरीदी ने खुलकर डील की डिटेल पब्लिक के सामने रखी थी, जिसके तहत सेना इमरान खान को जेल से रिहा कर सारे मुकदमेबाजी से भी राहत देने को तैयार है। इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री वाला रोल प्ले करना होगा। साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानबाजी से तौबा भी करनी होगी। हाल ही में शहबाज शरीफ से कराची में पाकिस्तानी उद्योगपतियों ने भारत से दोस्ती की सलाह दी थी। शहबाज शरीफ ने इस सलाह को बहुत सीरियसली ले लिया। शहबाज शरीफ सेना से इस ओर आगे बढ़ने की इजाजत भी मांगने की हसरत जता रहे थे। उधर पाकिस्तानी आर्मी भारत से दोस्ती तो चाहती है, मगर उसका श्रेय किसी को देने को तैयार नहीं है। आर्मी की रणनीति अब भी पाकिस्तान को रिमोट कंट्रोल से चलाने की ही है। मतलब कि पाकिस्तानी जनरल जैसा चाहेंगे वैसा ही हुकूमत को करना होगा। उधर भारत से दोस्ती की बात सामने आते ही कट्टर मौलाना जमात बौखला उठी है, जिसके बाद मौलाना फजल उर रहमान ने मोर्चा खोल दिया। आर्मी और इमरान की डील आगे बढ़ानी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में मौलाना डीजल को ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में आए चुनावी नतीजे के बाद से ही मौलाना फजल उर रहमान फड़फड़ा रहे थे। वजह ये आंकड़े बने। पाकिस्तान के आम चुनाव में 265 सीटों के नतीजे आए, जिनमें इमरान खान की पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को 92 सीट मिली, जबकि नवाज शरीफ की PMLN को 75 सीटें और बिलावल भुट्टो की PPP को 54 सीटें मिली। इसके अलावा छोटी पार्टियों को 19 सीट मिली। खंडित जनादेश के बाद शरीफ और बिलावल ने कई और दलों से गठबंधन कर हुकूमत बना ली, मगर इस हुकूमत के राज में कोहराम मचा हुआ है। गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इसी कला को इमरान की बेगम बुशरा ने अपना हथियार बनाया। PTI के तमाम लीडर ने मौलाना फजल उर रहमान के कंधे पर बंदूक रखकर शहबाज हुकूमत को धुआं धुआं करने का प्लान बनाया है।
क्योंकि पाकिस्तान में भुखमरी और आतंकवाद ने कहर बरपा रखा है। महंगाई की मार झेल रही आवाम शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के मूड में है। साथ ही बढ़ती आतंकी वारदातों ने सेना के हाथ पांव फुला रखे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। अघोषित तौर पर पाकिस्तान का आका चीन है। बीजिंग से मिल रहे खैरात पर पल रहे पाकिस्तानी सेना के जनरल अपने आका को कभी भी नाराज नहीं कर सकते। इसलिए शहबाज शरीफ का पत्ता साफ होना तय है। ऐसे में विकल्प के तौर पर सिर्फ एक ही नाम बचता है, वो है इमरान खान। लॉटरी उन्हीं के नाम की निकली है, लेकिन लॉटरी को वो कितने दिन तक कैश कर पाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। पहले भी कठपुतली सुल्तान बनकर इमरान खान को सिर्फ घाटा लगा। तमाम तोहमत के साथ जेल की रोटी भी खानी पड़ी। देखना यह है कि इमरान दोबारा गलती दोहराते हैं या नहीं।